बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेन सम इनसाइट्स। ऐसा पक्का होता ही होता है। मैंने अभी आपकी 10 वीडियोस देखी हैं आने से पहले, सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंटर मिला है जो मेरे को नहीं पता था। अच्छा अपने आप भी आजकल लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहते रहोगे, तो हम लोग आजकल बहुत सारे ऐसे पोस्ट देख रहे हैं कि हम लोग को इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे। इंटरव्यू में जाने की बात तो अलग है, इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं ताकि हम लोग को इंटरव्यू कॉल्स एटलीस्ट आना चालू हो जाए? तो मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूँ, डोंट बिकम मास्टर ऑफ एनी वन सिंगल टूल, बिकम जैक ऑफ ऑल। वाई? बिकॉज मार्केट रिक्वायरमेंट ऐसी हो चुकी है। मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन का जो बैंक है, या फिर आप जो लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हो जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करते हो कि इस कंपनी ने ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे, दे कैन जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यूअर। और कि ये 50% क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 100 के 100% क्वेश्चन ये सेम नहीं आएंगे। स्कूल का एग्जाम नहीं है। जब ये समझो कि मैं एक टेस्टर हूँ और मुझे 30 एलपीए तक जाना है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए और मैं कितने इयर्स के एक्सपीरियंस पे 30 एलपीए की सैलरी तक जा सकता हूँ? किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे से पूछने की या किसी भी मेंटर या किसी भी अपने फ्रेंड कोलिग से पूछने की जरूरत नहीं है। जाओ डेली 10 जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कि क्या ट्रेंडिंग स्किल चल रहा है। हर 6 महीने वाला स्टेप रिपीट करो। यू विल ऑलरेडी नो कि क्या ट्रेंडिंग पे है और क्या आपको सीखना चाहिए अगला। बहुत लोग नॉन आईटी में भी रहते हैं जिनको क्यूए में मूव होना रहता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि अगर एक बंदा नॉन आईटी में है तो वो क्यूए में कैसे मूव हो सकता है? और प्रॉब्लम ये भी है, जो ऑटोमेशन कर रहा है वो सोचता है कि मैनुअल में सीखने को है क्या। वो मेरे को ये बोलता है कि मैं क्या सीखूं उसमें। थ्योरी तो है, थ्योरी पढ़ लूंगा मैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को ऑटोमेशन में मूव होना है, लेकिन ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सके और हम लोग हमारे रेज्यूमे में डाल सके। तो आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बता सकते हो जहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं और फिर हम अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहाँ फेल होते हैं, वो ये है कि 30 मिनट्स देते जाते हैं और 30 मिनट्स में उनको बोलेंगे कि 2 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो पहले ही डर गए दिमाग में कि अरे यार मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा 30 मिनट में। नॉर्मली आजकल तो सब लोग एआई की बात कर रहे हैं कि एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा, तो आपको क्या लगता है क्या एआई सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को रिप्लेस कर लेगा? हाँ, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है जपनीत, जिनको मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। इतने कम टाइम में इनके लिंक्डइन पे 70K प्लस फॉलोअर्स है और इन्होंने मोर देन 4000 प्रोफेशनल्स को मेंटर भी किया हुआ है। तो आज हम ये सब इनका ये एक्सपीरियंस यूज करके जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, तो हम लोग को इंटरव्यू कॉल्स कैसे लेके आए। फिर आपको अगर मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग में मूव होना है तो आप कैसे मूव हो सकते हो, कौन कौन से ऑटोमेशन टूल आपको सीखने चाहिए। फिर अगर आप नॉन आईटी में हो तो आप नॉन आईटी से क्यूए में कैसे आ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जपनीत के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो ओवर टू यू जपनीत। यस। सो थैंक्स सिद्धार्थ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पॉडकास्ट मैंने बहुत देखे हैं, सो लाइक इट्स दोज आर वेरी इंफॉर्मेटिव। सो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड अपनी कुछ नॉलेज शेयर करके लोगों के साथ। आई होप कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा इस पॉडकास्ट में लोगों को थोड़ा यूजफुल हो। सो मेरा इंट्रोडक्शन, लाइक माय नेम इज जपनीत सचदेवा एंड आई हैव बीन वर्किंग एज manual tester to QA and then to senior test automation engineer now, or you can say an as a SDET too. So my overall experience is like 8.5 years right now. And start मैंने manual QA से किया था obviously, and then I started working in Wipro, and then I moved to a second service company, and then to a product base right now. अब काम काफ़ी सारा है कि मैंने पहले फंक्शनल टेस्टिंग करी है। फंक्शनल से देन मैं फंक्शनल टेस्ट ऑटोमेशन में गया यूजिंग जावा एंड सेलेनियम वेब ड्राइवर। एंड देन मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करी कुछ एप्लीकेशंस की, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन दोनों है। देन मैंने मोबाइल एप्लीकेशन को ऑटोमेट भी करा यूजिंग एपीएम फॉर बोथ लाइक एंड्रॉयड एज वेल एज एपीएम आईओएस। तो यू कैन से लाइक मैंने एपीआई भी करा है। करंट प्रोजेक्ट में एपीआई ऑटोमेशन भी कर रहा हूँ यूजिंग पोस्टमैन एंड रेस्ट एश्योर्ड विद जावा। सो यू कैन से लाइक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्स है। एंड ये इसी को यूज करके मैं लोगों को थोड़ा मेंटरशिप भी दे रहा हूँ यूजिंग टॉपमेट। सो आई थिंक लाइक जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूंगा, आई थिंक लोगों की थोड़ी हेल्प होगी इससे। तो जब भी हम लोग नॉर्मली स्टार्ट उसी से करते हैं, सैलरी से, जिसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी? हाँ, सो मैंने एक्चुअली कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया था एज एन इंटर्न। तो मैं उस पहले लाइक स्टार्टिंग में एज अ एंड्रॉयड डेवलपर काम कर रहा था, लाइक यू कैन से बैक इन 2013 और 12। सो उस टाइम पे एक्चुअली एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डिवाइसेस तो काफ़ी सारे थे, लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट इतनी पिकअप नहीं कर रही थी।
तो जॉब्स मिलनी मुश्किल थी, इंटर्न पोजीशंस मिल रही थी लेकिन जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल थी, तो मैंने स्टार्ट किया था लाइक 10K पर मंथ से। एंड देन मैंने ट्राई करा जॉब ढूंढने का काफ़ी, रिगार्डिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट ओनली, बट मिली नहीं। तो फिर वो जो मास रिक्रूटर आते हैं अपने कॉलेजेस में, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, उसमें मैंने विप्रो को ज्वाइन कर लिया। एंड देन विप्रो ज्वाइन करने के बाद मेरी स्टार्टिंग पैकेज लगा था 2.25 LPA, जो कि आप कह सकते हो इन हैंड वो 17K कुछ आती है। तो नॉर्मली उसी में अभी भी मैंने एज अ मैनुअल टेस्टर काम करना शुरू किया था, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई है। नॉर्मली अभी भी उतना ही मिल रहा है, मतलब फ्रेशर को अराउंड 2.5 से 3.5 यही रेंज चल रहा है अभी भी। मतलब अभी एक्चुअली उस टाइम पे तो जब सैलरी आती थी तो मैं तो यही खुश था कि सैलरी आ रही है। तो मतलब अब ऑल्दो वैसे अगर आप देखोगे, मेरी वहाँ पे कैब सर्विस थी तो मेरा आना जाना फ्री था। लेकिन अगर आप देखोगे खाने पीने और थोड़ा आने जाने में आसपास मेट्रो से अगर मैं एक दिन चला गया तो मेरी तो सैलरी लगा लो कि आप उसी में ट्रैवल में और खाने में उड़ जाएगी। उससे मतलब ऐसा कोई सेविंग्स नहीं हो सकती। बट हाँ, ये था कि सैलरी आ रही है तो पहली सैलरी बहुत खुश होके मिलती है तो खुशी तो होती है। बट आप ये कह सकते हो कि जो 2.25 का पैकेज था वो 6 मंथ्स था। तो मेरी ट्रेनिंग 6 मंथ्स की चली थी। देन सबको अलग 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 डोमेन्स में डाल दिया था। किसी को डेवलपमेंट मिल गई यूजिंग जावा, किसी को टेस्टिंग मिल गई, और किसी को टेस्ट ऑटोमेशन भी मिली। मेरे को मैनुअल टेस्टिंग मिली। देन मैनुअल टेस्टिंग जब प्रोजेक्ट असाइन हो गया देन हम सबको इंक्रीमेंट मिल गया था। तो वो पैकेज हो गया था 3.25 LPA का। मतलब आप लगा लो 1 लाख रुपए बढ़ गए थे। तो वो सैलरी ऑलमोस्ट हमारी इन हैंड होगी फिर 23K। इस तरीके से था। तो पर कुछ लोगों को मतलब उन लोगों ने रिमूव भी कर दिया था बिकॉज उनका ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो ऐसा भी था। लेकिन अब तो चलो पहले से थोड़ा बेटर हो गया। अब, ये वाली चीजें नहीं होती, लोगों को बेंच पे रख लेते हैं फिर भी। मेरे वाले टाइम पे तो लोगों को निकाला भी था जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक असेसमेंट होती है 6 महीने के बाद। अगर वो असेसमेंट अगर आपकी क्लियर नहीं होती, लाइक अबव 70% आपने स्कोर नहीं किया, देन आपको मतलब उनके हाथ में है कि वो निकाल भी सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब भी नॉर्मली हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो अभी स्विच कर लेते तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है हमको फर्स्ट कंपनी में कितने टाइम तक काम करना चाहिए फिर स्विच एक मार लेना चाहिए? अब वो अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है आपकी। अगर आपकी करंट कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखो सीधी सी बात है, सैलरी हर चीज नहीं होती। आपको स्किल गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपने 1 साल काम किया है किसी कंपनी में और आपको लग रहा है कि योर स्किल इज नॉट दैट ग्रेट, यू हैवंट इम्प्रूव्ड योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ, सपोज आप टेस्टिंग में हो, तो अगर आप क्यूए करते हो, लोग बोलते हैं मैनुअल क्यूए इंफीरियर है, चलो वो तो हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मैनुअल क्यूए में भी हो और आपको लग रहा है कि आपका स्किल सेट ग्रो नहीं हुआ है, देन ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल। चाहे वो करंट कंपनी में रह के प्रोडक्ट चेंज करके ट्राई करो, रिक्वेस्ट करो, या फिर करंट प्रोजेक्ट में ही ट्राई करो कि मैं ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आप उसको पिच कर सकते हो अपने मैनेजर को, ट्राई करो। अगर कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सपोज आपने 1 साल काम किया और आपने ये वाली चीज ट्राई करी फॉर लाइक नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, आपने ये ट्राई करा पर आपका अप्रूव नहीं हो पा रहा है ये वाली चीज, देन आप स्विच करो। अगर अब वो अप्रूव हो गया है और आप उस चीज को लेके काम कर पा रहे हो तो 1 साल और काम करो। एटलीस्ट 2 to 2.5 years आपको एक कंपनी में काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि उससे होता क्या है, एक तो पहले आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव रहेगी। ठीक है। आपको लोग ये नहीं सोचेंगे कि आप सिर्फ सैलरी के लिए ही स्विच कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। क्योंकि आजकल एचआर और टेक्निकल रिक्रूटर सबसे ज्यादा ये वाली चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। जो लोग हर 1 साल में कंपनी चेंज कर रहे हैं उन लोगों का मैसिव इम्पैक्ट है इस टाइम पे। अगर आप देखोगे, जो भी इमीडिएट जॉइनर्स अगर आप देखोगे लिंक्डइन पे या नौकरी पे कहीं पे भी, उन सबका 1-1 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल में या तो आप कंपनी में सेटल होते हो, प्रोडक्ट समझते हो। सर्विस बेस्ड कंपनीज की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से है। तो मेरा भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो हुआ था विप्रो में। मैंने 1 साल मैनुअल क्यूए में काम किया। देन इंटरनल असेसमेंट थी जो निकलती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स निकलती है, आईजीपी कहते हैं उसको। तो आईजीपी निकली थी, देन मैंने उसके लिए एक असेसमेंट दी थी। असेसमेंट देने के बाद ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने बाद उसका रिजल्ट इन्होंने शेयर किया मेरे साथ। तो आई क्लियर दैट। तो मैंने मैनुअल क्यूए से ऑटोमेशन में स्विच कर लिया विद इन द सेम कंपनी। तो मेरा आप एक्सपीरियंस लगा लो कि मैंने 12 महीने वैसे काम किया, देन 2 महीने इसके लिए वेट किया। और थर्ड, लाइक आफ्टर 15 months आई गॉट द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो आई वेटेड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, आप ये कह सकते हो। मतलब मैंने इतना जल्दबाजी, जबकि मेरे साथ के लोग ऐसे थे जो कि ईटीएल में स्विच कर रहे थे। डेटा इंजीनियरिंग उस टाइम पे बहुत बूम में थी, लोग उसमें स्विच कर रहे थे।
तो सैस प्रोग्रामिंग होती है, सैस प्रोग्रामिंग, एसएएस, वो लोग सीख के अपना स्विच कर रहे थे, बहुत ईज़ी था। तो मैंने, मेरे साथ के बहुत सारे फ्रेंड जो मेरे साथ ट्रेनिंग में थे, उन्होंने स्विच किया, बट मैंने वेट किया। तो इट डिपेंड्स, लाइक आपको अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही तो आप ट्राई करो उसको बनाने की। अगर आप उसको बना भी नहीं पा रहे हो, देन यू शुड स्विच, मेरे हिसाब से। करेक्ट। और क्योंकि आपने भी मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट किया था, और आजकल लोग बोलते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग से सबको ऑटोमेशन में मूव होना है। पर आपको क्या लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग आज भी कितना इम्पोर्टेंट है? अब ये तो बहुत ह्यूज डिस्कशन है, तो इसमें मैनुअल टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है, इट्स द बेस लेवल। अगर आप मैनुअल क्यूए आपको नहीं आता है और आप ऑटोमेशन सोच लो कि ऑटोमेशन से ही आप प्रोजेक्ट चला लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अब मेरे, लाइक आई हैव टेकन सो मेनी मेंटरशिप्स विद सो मेनी डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। आजकल मेजरली जो 1 से 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के लोग हैं, उन सबको मोस्टली ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है, बिकॉज उन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर ली। जो टीयर 3 कॉलेजेस के हैं, स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हैं, देन उनको खाली ऑटोमेशन में काम करने को मिलता है। नाउ इफ दे आर ट्राइंग टू स्विच, उनको क्यूए राउंड में ही रिमूव कर देते हैं, पहले दूसरे राउंड में उनको रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ही नहीं पता। उनको रिग्रेशन पता है कि हाँ, सेलेनियम वेब यूज करके हम ये सिनेरियोज बना लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे, हाउ डू यू, आप हर सिनेरियो को, हर यूजर स्टोरी को यू कैन नॉट ऑटोमेट। ये डिफरेंशिएशन सबसे पहले पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशंस डिफरेंट टाइप्स की हैं। आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, एक इंश्योरेंस डोमेन की है, एक बैंकिंग की है, एक फाइनेंस की है, एक पीओएस है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं। उसके अंदर आप रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे डिप्लॉय करोगे, कैसे टेस्ट करोगे, यूजर एक्सपीरियंस कैसे इवैल्यूएट करोगे, ये सारी अंडरस्टैंडिंग तो आपको मैनुअल की वजह से आएगी, प्लस डोमेन नॉलेज। ये चीजें यू कैन नॉट ऑटोमेट, यू नीड टू गेन दैट इन्फॉर्मेशन। और ये विद एक्सपीरियंस होता है। इवन जैसे एआई मॉडल्स है, अभी चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, सारे डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स आ गए हैं। इवन आप उनको भी ट्राई करोगे यूज करने की, वो भी वही इन्फॉर्मेशन देगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। वही तो ऑगमेंट करके वो आपको दिखा रहा है। पर वो किसी का एक्सपीरियंस कैन नॉट, वो रिटेन थोड़ी कर सकता वो इन्फॉर्मेशन की, किसी का एक्सपीरियंस हम उठा के दे देंगे इन्फॉर्मेशन, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट वी नीड टू गेन, सो दैट इज मैनुअल क्यूए। जो लोग मैनुअल क्यूए को बोलते हैं दैट्स इंफीरियर, वो इंफीरियर हो ही नहीं सकता है। इट कैन नेवर डाई। ऑटोमेशन आ जाए, एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, इट कैन नेवर डाई। अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग है, you have good knowledge in terms of understanding functional and non-functional aspects of a software. अब आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग लोग पूछते हैं इंटरव्यूज में, सिस्टम डिजाइन पूछते हैं। वो क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज दे नो कि अगर आप एक एज अ क्यूए काम कर रहे हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग, देन उसको टेस्ट करना। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले, लाइक एक हफ्ता पहले ही मैंने एक इंटरव्यू दिया कंपनी में, जिसमें मेरे से पूछा गया व्हाट इज डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग। अब ये टर्म मैंने आज तक सुनी नहीं थी। देन मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। वो बेसिकली ये है कि आपकी डेवऑप्स की साइकिल है, आपने रिलीज किया। सो अब आजकल बेसिकली व्हाट वी फॉलो इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजेस। एक होता है रिलीज 1, एक रिलीज 2। सो वी डिप्लॉय इन प्रोडक्शन ब्लू, एंड देन वी डिप्लॉय, इफ दैट रिलीज इज गुड, देन वी विल डिप्लॉय टू प्रोडक्शन ग्रीन। सो प्रोडक्शन ब्लू में सपोज आपके पास 25 कस्टमर्स हैं। सो प्रोडक्शन ब्लू में जो रिलीज करोगे आप सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ 5 कस्टमर्स को रिलीज होगा। अगर वो उनके साथ ठीक वर्क कर गया, देन इट विल बी रिलीज फॉर रेस्ट 20 कस्टमर्स। सो दैट इज प्रोडक्शन ग्रीन। तो उसमें अगर आप सपोज कुछ इशू आ जाता है एंड आपका रिलीज डाउनफॉल आ जाता है उसमें, ठीक है, और देर आर नंबर ऑफ यूजर जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपने रिलीज करा, ठीक है, सपोज जस्ट टू गिव एग्जांपल नाउ, Amazon.com में एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ठीक है, वो 10 मिलियन ऑर्डर्स एवरेज है। अगर वो 11 मिलियन ऑर्डर्स हुए एंड वो प्रोडक्शन ग्रीन का जो सर्वर है वो हैंडल नहीं कर पाया, सो इट विल डाउनफॉल, ठीक है। तो इसको डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग करके वी नीड टू चेक एवरी मंथ कि जो आप रिलीज कर रहे हो सर्वर पे, वो ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग इज। तो इस तरीके से वो लोग आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैनुअल क्यूए के लिए। सो अगर अनटिल एंड अनलेस आपको आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, सो क्यूए नॉलेज अब बहुत इन डेप्थ चली गई है, रादर देन बेसिक एस्पेक्ट्स की व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग, ये सब चीजें छोड़ के अब वो डेप्थ में चले गए, बस। सो बिकॉज अब ऑब्वियसली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो रेडीली अवेलेबल है टू गेन। इस इतने सारे ब्लॉग्स हैं, इतने सारे टेक्निकल राइटर्स हैं लिंक्डइन पे, राइट। इतनी सारी कंपनीज हैं जो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिख रही है, लाइक लैम्डा टेस्ट है, ब्राउज़र स्टैक है। इतनी सारी कंपनीज है जो अच्छे ब्लॉग्स लिख रही है ऑलरेडी, डेफिनेशंस की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स रेडी हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की जगह नाउ दे आर आस्किंग इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट इट इज।
क्योंकि मैंने भी बहुत सारे देखे, मतलब लोगों को ऑटोमेशन आता है, लेकिन जैसे ही मैनुअल टेस्टिंग का बेसिक कंसेप्ट भी पूछते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ऑटोमेशन से ही किया हुआ है। तो वो एक यस। प्रॉब्लम मुझे भी दिखी है बहुत बार, कि मैनुअल टेस्टिंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए, फिर आप ऑटोमेशन में मूव करो और ऑटोमेशन का काम करते रहो फिर। और प्रॉब्लम ये भी है, जो ऑटोमेशन कर रहा है वो सोचता है कि मैनुअल में सीखने को है क्या? हाँ। वो मेरे को ये बोलता है कि मैं क्या सीखूँ उसमें? थ्योरी तो है, थ्योरी पढ़ लूँगा मैं। और आजकल आईएसटीक्यू सर्टिफिकेशन भी आ गई है। वो लोग सोचते हैं कि मैं वो कर लूँगा, बट उसका वर्क एक्सपीरियंस जो आप गेन करोगे और एक सर्टिफिकेशन करोगे, उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, अब वो किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी हो सकती है, वो किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी हो सकती है, वो किसी ब्लॉग के थ्रू भी हो सकती है। इट कैन हैपन। बट आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन लेनी एंड उसको कंज्यूम करके यूज़ करना एप्रोप्रिएटली आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट इज़। बिकॉज़ अगर करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आपको सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। सेम थिंग गोज़ फॉर अ डेवलपर एज़ वेल। वो अगर खाली जावास्क्रिप्ट पे कोडिंग करता रहेगा, उसकी ग्रोथ एक टाइम पे आकर रुक जाएगी। उसको भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बैकएंड की नॉलेज लेगा तो उसका पैकेज और ग्रो होगा। तभी तो कहते हैं फुल स्टैक क्यूए इंजीनियर और फुल स्टैक डेवलपर। यही उसका टर्म है। तो जब मैं, क्योंकि हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सपोज कि कोई क्यूए है, वो सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो अपने करियर में भी क्या कर सकता है, जिससे जिससे वो करियर में ग्रो हो सके? ओके, सो इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स अगेन, क्योंकि अगर आप कोडिंग करना पसंद करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, कोडिंग करना पसंद है या नहीं? अगर कोडिंग करना पसंद है, तो सबसे पहला स्टेप तो ऑटोमेशन के लिए ये है कि यू शुड at least gain good hands-on with any coding language or any programming language. It can be Java, it can be Python, it can be JavaScript, it can be C Sharp, anything. अच्छे हैंड्स ऑन गेन करो, स्ट्रॉन्ग कर लो अपने आप को, लाइक लीड कोड पे कोडिंग एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करो। कोड शेफ एक और प्लेटफॉर्म है अच्छा, उस पर प्रैक्टिस करो। तो उससे आपका एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और किसी क्वेश्चन को देख के उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा वो डर निकलेगा। ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहाँ फेल होते हैं, वो ये है कि 30 मिनट्स दे दिए जाते हैं और 30 मिनट्स में उनको बोलेंगे कि 2 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो पहले ही डर गए दिमाग में कि अरे यार, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा 30 मिनट में? ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही। तो उस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए आपको इन प्लेटफ़ॉर्म से साइन अप करके स्ट्रिंग, एरे, कलेक्शंस इन जावा या डिक्शनरीज़ और टपल्स इन पाइथन, देन डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स लाइक लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज़, ये सब आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हैंड्स ऑन करे बिना इसमें कोई और चारा नहीं है। देन सेकंड कैटेगरी लोग, जो कोडलेस ऑटोमेशन टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे टॉस्का हो गया, कैटलॉन स्टूडियो हो गया, ठीक है? एक एसएलक्यू का न्यू टूल आया है, वो यूज़ कर सकते हो। टेस्ट कंप्लीट है। सो दीज़ लाइक 4-5 अच्छे टूल्स हैं जो कि एआई को यूज़ करके कोडलेस ऑटोमेशन को आगे पुश कर रहे हैं। तो दीज़ आर गुड टूल्स, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपकी नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो जाएँगी। क्योंकि करंटली मार्केट में क्या चल रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी आइदर बिल्ड अ फ्रेमवर्क और दे वांट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट। लाइक स्टार्टअप्स में क्या होता है, स्टार्टअप्स में डेवलपमेंट के साथ-साथ दे वांट कि एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाए। सो दैट इंटीग्रेशन टेस्ट और सिस्टम टेस्ट और एंड टू एंड टेस्टिंग उसके साथ-साथ चलती रहे। तो जो भी आप रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे फास्ट रिलीज़ साइकिल है, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते में रिलीज़ होते हैं। तो उसको कोप अप करने के लिए दे नीड ऑटोमेशन, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वहाँ पे कोडिंग ही नॉलेज ही रिक्वायर्ड है स्टार्टअप्स में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो आप छोटी लाइक स्मॉल टियर या मिड टियर आप अगर टारगेट करोगे। बड़ी कंपनीज में जाओगे, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे फिर भी कोडलेस ऑटोमेशन टूल अब थोड़ी इनकॉर्पोरेट होने लग गई है पहले से। देन सर्विस बेस्ड कंपनीज में जहाँ पे लाइसेंसिंग चाहिए, लाइसेंसिंग के साथ लाइक दे नीड लाइसेंसिंग, ऑब्वियसली टॉस्का में लाइसेंस रिक्वायर्ड है, यू कैन नॉट यूज इट फॉर फ्री। सो कैटलॉग स्टूडियो को आप ट्राई कर सकते हो, बट उसके अगर आप थोड़े और इन डेप्थ फीचर्स में जाओगे, देन इट इज ऑल्सो लाइसेंस टूल। तो इस तरीके के टूल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हैंड्स ऑन गेन कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे कोडिंग रिक्वायर्ड है, पर फिर वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज गेट्स रिड्यूस्ड। सो आपको पहले ये वाली चीज टारगेट करनी है कि आपको कितने फ्रीक्वेंटली स्विच करना है, क्या आपका टारगेट गोल है इन टर्म्स ऑफ सीटीसी एंड स्टेबिलिटी। तो ये सारे पर्सपेक्टिव अगर आपके क्लियर है, तो आप 1 या 2 इन दोनों में से 2 कैटेगरी में से एक चीज़ पिक कर सकते हो। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि आप कोडिंग सीखो हमेशा। कोडिंग तो कभी यहाँ से जाने वाली है ही नहीं, ठीक है? कोडिंग तो हमेशा रहेगी, चाहे चैट जीपीटी आ जाए, कुछ भी आ जाए। वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे कमांड लिख के, एक प्रॉम्प्ट भेज के यहाँ से कॉपी कर लूँगा कोड और मैं पेस्ट कर दूँगा। बट उसका लॉजिक कहाँ से आएगा?
प्रॉम्प्ट का लॉजिक कहाँ से आएगा? वो लॉजिक बिल्डिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो ये सब चीज़ें कभी एंड नहीं होंगी। तो कोडलेस ऑटोमेशन टूल अच्छे हैं, बट इट इज़ अप टू अ लेवल। उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो कोडिंग चाहिए। तो टॉस्का के अंदर भी, टॉस्का इज़ ऑल्सो सेलेनियम वेब बेस्ड टूल। सो उसके अंदर भी कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, जैसे लाइक प्रोवर मैंने यूज़ किया। प्रोवर इज़ अ टूल स्पेसिफिकली फॉर सेल्सफोर्स। तो मैंने प्रोवर की टीम के साथ कनेक्ट करके, लाइक इट इज़ ऑल्सो सेलेनियम वेब बेस्ड। तो उनके साथ कनेक्ट करके मैंने स्पेसिफिकली एक डिपेंडेंसीज़ क्रिएट की थी, ठीक है? सो दैट कुछ ऐसे मॉड्यूल्स थे जो सेल्सफोर्स में वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है? एंड देन लाइक इट वाज़ आवर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। सो उन मॉड्यूल्स को टेस्ट करने के लिए वी नीड टू राइट कोड, ऑल्दो इट इज़ अ कोडलेस ऑटोमेशन टूल, ठीक है? आप जाओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यू कैन टारगेट द एलिमेंट्स ईज़िली। बट उसमें भी कुछ सिनेरियोज़ ऐसे आ गए, ठीक है? सो ऐसा होता है, कोडलेस ऑटोमेशन टूल्स में भी कोडिंग रिक्वायर्ड है। बट हाँ, अगर आपकी टीम पूरी कोडलेस ऑटोमेशन टूल की है, लाइक सेल्सफोर्स बेस्ड है या फिर टॉस्का बेस्ड है, तो उन कैटेगरीज में यू कैन आस्क द हेल्प फ्रॉम डेवलपर्स एट दैट टाइम। तो इस तरीके के सिनेरियोज हैं, बट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी लेस। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जिसके लिए कोडिंग बहुत नया है, मतलब जिसको फियर है कोडिंग का, तो वो मैनुअल टेस्टिंग से कोडलेस सीख सकता है और फिर वो ऐसे टूल पे जा सकता है जहाँ पे फुल कोडिंग रिक्वायर्ड है। तो उसका ट्रांजिशन थोड़ा इजी हो जाएगा, रेदर देन डायरेक्टली जंपिंग फ्रॉम मैनुअल टेस्टिंग से डायरेक्ट ऐसा टूल जिसमें फुल कोडिंग रिक्वायर्ड है। हाँ, तो ये बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली। जो बीटेक वाले बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ कोडिंग कभी ना कभी तो करी होगी। पर जो डिफरेंट बैकग्राउंड के, लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम बीसीए और मे बी बीएससी, जो डिफरेंट डिग्री अदर देन बीटेक, सो उन बैकग्राउंड के लोगों के लिए इट्स बेटर टू मूव इनटू कोडलेस एंड देन मूव इनटू कोडिंग टूल। बिकॉज आपका एक पर्सपेक्टिव, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि हाँ, फ्रेमवर्क और टेस्टिंग करते कैसे हैं, ऑटोमेट होता कैसे है, सिनेरियोस बिल्डिंग कैसे होगी, ठीक है? ऑल दो रिग्रेशन ऑटोमेशन आप कोडलेस में भी सेम करोगे, रिग्रेशन ऑटोमेशन आप कोड विद कोड टूल में भी सेम करोगे, ठीक है? बट आपको उसमें बस कोड लिखना है, फ्रेमवर्क बनाना है फ्रॉम स्क्रैच। इस तरीके का ट्रांजिशन अच्छा है, बट आपको अपने बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करके उस आंसर तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका सीटीसी टारगेट है कि आपको 50 LP से ऊपर जाना है, तो कोडिंग आनी जरूरी है। वो अचीव नहीं हो पाएगा अगर आपको कोडिंग नहीं आती। जब फिर हम लोग क्योंकि ऑटोमेशन की बात कर रहे हो और आप अभी इंटरव्यूज भी दे रहे हो जैसे आपने बताया, तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है क्या कि कौन सा ऑटोमेशन की डिमांड ज्यादा है मार्केट में? वेब ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन, मोबाइल ऑटोमेशन, आपको क्या लगता है इसके बारे में? करंटली एपीआई ऑटोमेशन काफ़ी बूम पे है। बिकॉज सबको ये वाली चीज़ पता लग चुकी है कि फंक्शनल जो है वो, फंक्शनल टेस्ट ऑटोमेशन अच्छी है, बट फ्लेकी होती है, ठीक है? यू कैनॉट ट्रस्ट ऑल द रिजल्ट्स कि जो भी रिपोर्ट आपकी जनरेट हो रही है कि वो 100% करेक्ट है। सो वो तो एक मेजर उसमें फ्लॉ है। बट इसी वजह से अब एपीआई ऑटोमेशन बूम में आ गई है। लेकिन सेकेंडली, फंक्शनल टेस्ट ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट कम नहीं हो सकती, बिकॉज ऑलरेडी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क्स आर क्रिएटेड बिगर कंपनीज में, स्टार्टअप्स में ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आपको उनमें जाके मेंटेनेंस या कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सो वो तो है ही, बट हाँ, एपीआई ऑटोमेशन आप सीख सकते हो एज एन एडिशनल स्किल। अगर आप ऑलरेडी फंक्शनल टेस्ट ऑटोमेशन में हो, तो एपीआई ऑटोमेशन अगर आप स्किल गेन करोगे, देन आपकी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बूम। सपोज आप 10 जॉब्स अप्लाई कर रहे थे, आप 25 कर पाओगे आप। तो इस तरीके से एक इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब्स हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा है, लाइक इट्स मोर देन 6 ईयर 7 ईयर्स, तो और स्किल्स ऐड अप करना, लाइक प्ले राइट को आप ऐड कर सकते हो। आप पाइथन लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो जिसके अंदर रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है। तो सपोज अगर आपको अभी राइट नाउ स्क्रैच से एक एपीआई ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क सेटअप करना है, सो आई विल नॉट गो विद जावा एंड रेस्ट एश्योर्ड, आई विल गो विद पाइथन एंड रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू सेटअप। सो इस तरीके से आपको डिस्टिंग्विश्ड स्किल्स होने बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूँ, डोंट बिकम मास्टर ऑफ एनी वन सिंगल टूल, बिकम जैक ऑफ ऑल। वाई? बिकॉज मार्केट रिक्वायरमेंट ऐसी हो चुकी है, इतने सारे स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, इतनी सारी डिफरेंट जॉब्स हैं। तो हम 100 जॉब अप्लाई करते हैं, उसमें से 10 का रिप्लाई आता है, राइट? तो आप वो 100 जॉब्स अप्लाई करोगे कैसे अगर आपके स्किल्स ही नहीं सबके? सो जावा भी चाहिए, पाइथन भी चाहिए। मैं ये डरा नहीं था लोगों को, सो डोंट गेट अफ्रेड फ्रॉम दिस कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तरह को सीख लो। मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा, मैंने भी 2-3 साल लगाए हैं सब कुछ गेन करने में, ठीक है? तो आप धीरे धीरे करके अपना लेवल अप करो, ढेर सारे स्किल्स इकट्ठे करो अपने। डोंट जस्ट गेट फोकस्ड ऑन वन थिंग, लाइक मैं सेलेनियम वेब ड्राइवर यूजिंग जावा सीख रहा हूँ, मैं इसी में आगे नेक्स्ट जॉब लूंगा, ऐसे नहीं होता। आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि जॉब मार्केट में ऑलरेडी 2 से 3 साल एक्सपीरियंस के लोग आ चुके हैं इतने, जिनको सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा रटी हुई है।
फ्रेमवर्क बना चुके हैं वो। यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री अवेलेबल है फ्रीली। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, Selenium WebDriver, टेस्ट इंजन रिपोर्ट, एक्सटेंट रिपोर्ट, Jenkins CI/CD, एवरीबॉडी नोज दिस। आपके पास कौन सा स्किल है जो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे अपने आप को? आपका सीटीसी आप मांग रहे हो कि मेरे को 35 लाख चाहिए, ठीक है? 2 से 3 साल वाला आएगा 20 लाख पे, 15 लाख पे, और वो सेम काम करके देगा, मे बी इवन बेटर, फास्टर कर देगा, ठीक है? तो डिस्टिंग्विश स्किल का है, तो एपीआई सीखो, देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग के एस्पेक्ट सीखो, माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में डिफरेंसेस क्या हैं, उनको टेस्ट कैसे करोगे हर सर्विस को अलग से। तो ये काफी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो आपको सीखने चाहिए, अपने स्किल आर्सेनल में एडअप करने चाहिए, ठीक है? रुक मत जाओ कि हाँ मैंने ये सब सीख लिया, अब आई एम डन, नाउ आई विल अप्लाई फॉर जॉब्स, ऐसे नहीं करना है। अगर आप जॉब्स अप्लाई भी कर रहे हो ना, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, एटलीस्ट आधा घंटा रोज सीखो कुछ। मतलब आपके पास अगर एक वेब ऑटोमेशन टूल का एक्सपीरियंस है तो नेक्स्ट आप दूसरा वेब ऑटोमेशन टूल के बदले एक एपीआई का कुछ सीख लो ऑटोमेशन, और बाद में आप ग्रेजुअली वेब्स, वेब में हाँ, भी ऐड कर सकते हो। या सो वेब से आप एपीआई पे जाओ, एपीआई से आप सेकंड परफॉर्मेंस सेशन सीख सकते हो, थर्ड थर्ड स्टेप आपका परफॉर्मेंस सेशन हो सकता है, वो जेमीटर सीखो आप। जेमीटर थोड़ा पुराना टूल हो गया, तो मैं लोगों को कहता हूँ गेटलिंग सीखो, क्योंकि गेटलिंग में आप विद जावा कोडिंग कर सकते हो। जावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप यूज कर सकते हो फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इट इज वेरी इजी फॉर माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग ऑल्सो। तो इस तरीके से आप अपने स्किल सेट बढ़ा सकते हो। जे मीटर में तो जरूरी नहीं है कि आपको कोड लिखना इंपॉर्टेंट है। आप मतलब एक बेसिक टेम्पलेट बना के भी यूज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो एपीआईज और इवन माइक्रो सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है? वो क्वाइट ईजी है, बट अगर आपको कोडिंग में सीखना है तो गेटलिंग सीखो। देन आपके अगर आपके 3 टूल्स हो गए, देन आप मूव करो प्ले पे। अब प्ले को अगर आप जावा पे सीखोगे देन आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी ऑब्वियसली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल प्ले को विद जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हैं, और उसी की नंबर ऑफ जॉब ज्यादा है। वाई? बिकॉज फ्रंट एंड इंजीनियर्स जो उनकी रिपोजिटरी होती है डेवलपमेंट की, उसी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं प्ले की रिपोजिटरी को। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड करोगे तो डेवलपर्स भी डायरेक्टली जाके उसको रन कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं कोड को, अगर सपोज कोई कीवर्ड ऑटोमेशन इंजीनियर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से सीखना है। और इसका सबसे इजी तरीका क्या है? सबसे इजी तरीका, जाओ जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछने की या किसी भी मेंटर या किसी भी अपने फ्रेंड कोलीग से पूछने की जरूरत नहीं है। जाओ डेली 10 जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कि क्या ट्रेंडिंग स्किल चल रहा है। हर 6 महीने वाला स्टेप रिपीट करो, यू विल ऑलरेडी नो कि क्या ट्रेंडिंग पे और क्या आपको सीखना चाहिए अगला। और जब भी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को ऑटोमेशन में मूव होना है, लेकिन ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सके और हम लोग हमारे रेज्यूमे में डाल सके। तो आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बता सकते हो जहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं और फिर हम अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं? ऑटोमेशन की ऐसी फ्री वेबसाइट्स काफी सारी जहाँ आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक देयर इज अ वेबसाइट नोन एज पैरा बैंक, और लैम्बडा टेस्ट की अपनी एक ऑटोमेशन की वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके डेमो, उनकी डेमो लैम्बडा टेस्ट की कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो उनके लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, यू कैन शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो दैट विल बी मच ईजियर। तो इस तरीके की डिफरेंट डोमेन्स की एप्लीकेशन है, लाइक एक हेल्थ इंश्योरेंस की एप्लीकेशन होगी, एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन होगी, ठीक है? देन आप एक फाइनेंस की उठा लो, तो 3 आपके डिफरेंट डोमेन्स की आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सो इस तरीके से आप पिकअप करो। आप ऐसे मत सोचो कि मैंने अभी सेलेनियम वेब ड्राइवर की ऑटोमेशन सीखी है, फ्रेमवर्क बनाया है, और मैंने वो ई-कॉमर्स को यूज़ करके बनाया, ठीक है? अब आप सेकंड जो प्रोजेक्ट बनाओगे एपीआई का या एपीआई ऑटोमेशन का या मे बी विद प्लेराइट, ठीक है? तो आप डिफरेंट डोमेन के एप्लीकेशन पिक करो, ठीक है? तो इट कैन बी हेल्थ केयर और मे बी फाइनेंस और सम अदर डोमेन, मे बी पीओएस आल्सो, ठीक है? पीओएस आजकल बहुत डिमांड में है, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी है, ये सारे पीओएस बेस्ड एप्लीकेशन हैं। तो इन टाइप के एप्लीकेशन को आप पिक कर सकते हो, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन और वेब ऐप दोनों है, ठीक है? तो आप एपीएम को भी यूज़ कर रहे हो, आप सेलेनियम को भी यूज़ कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट, तो आप हमें बेसिकली ये चीज़ सीखनी है कि डिमांड किस चीज़ की चल रही है, ठीक है? ज़्यादा डिमांड आपको पता लगेगी जेडी से, ठीक है? और आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में ऑलरेडी है। अगर आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी फाइनेंस में है, तो आप किसी और डोमेन में एक्सपीरियंस गेन करो। दैट शुड बी द राइट वे, क्योंकि आपको लेटर ऑन हेल्प करेगा वो स्विच करने के टाइम पे, ठीक है? सो दैट इज़ हाउ वी शुड परसुएड आवर स्किल्स, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। बाकी वेबसाइट्स के लिंक मैं शेयर कर दूँगा, तो यू कैन शेयर इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन आई थिंक। चलेगा। तो जब ने नॉर्मली आजकल ऑटोमेशन टेस्टर की इंटरव्यू की बात करते हैं, तो मैंने एक पोस्ट भी डाला था लिंक्डइन पे कि क्यूए इंटरव्यूज अभी मोर लाइक अ डेवलपर इंटरव्यूज हो गए हैं।
मतलब इतनी कोडिंग पूछी जा रही है और फिर टेस्टिंग पूछी जा रही है। तो आपको क्या लगता है आज के टाइम पे एक ऑटोमेशन टेस्टर के लिए कितनी कोडिंग रिक्वायर्ड है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? ओके, सो ऑटोमेशन टेस्टर्स या फिर उसको एसडेट बोल दो आजकल, तो एक ही बात है। तो उनके लिए जावा स्पेसिफिक अगर आप बात करोगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। पाइथन भी करोगे, डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सी शार्प भी डेटा स्ट्रक्चर। और अगर और कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो उसमें बेसिक लेवल भी चलता है। क्योंकि उन लोगों को जो इंटरव्यू ले रहा है, उनको ये वाली चीज़ पता है कि फॉर अ टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, बेसिक जावास्क्रिप्ट इज सफिशिएंट टू क्रिएट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स। दे नो दिस ऑलरेडी। तो पर अगर आपकी ये जो पहली 3 लैंग्वेजेज़ हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर्स तक आपको आना ज़रूरी है। व्हाई? बिकॉज़ कोडिंग टेस्ट पहला स्टेप है, और अगर कोडिंग टेस्ट नहीं होगा तो पहला टेक्निकल राउंड होगा, उसमें भी वो कोडिंग ही पूछेगा, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन के बाद आपके। तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके दिमाग में अगर कंटिन्यूअसली पहले ये वाला डर है कि अगर उसने कोडिंग क्वेश्चन पूछे तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी? अगर वो डर है, तो वो आपके कहीं न कहीं किसी न किसी आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली, और वो पकड़ लेगा इंटरव्यूअर। ये होता ही होता है, मेरे साथ भी होता है। आज की डेट में मैंने 1 हफ्ता पहले इंटरव्यू दिया, मैंने वो वाली चीज़ रिपीट किया, मेरी मिस्टेक थी वो। मेरी दिख गई, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कह सकते हो आप डेली बेसिस पे 2 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा देता ही देता हूँ उसमें। बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप रिजेक्ट हो जाओगे बिकॉज़ प्रॉब्लम ऐसी है कि आप विदिन दैट टाइम फ्रेम यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। अब वो बोल रहा है कि मेरे को 20 मिनट में इसका सॉल्यूशन चाहिए। आप सारी टेक्निक्स अपना लिया आपने, कि आपने जो कोड लिखा लाइन बाय लाइन आप रिपीट भी कर रहे हो, उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, उससे डिस्कस कर रहे हो कि इसमें और क्या इंप्रूव हो सकता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है आपका, स्टिल वो रन नहीं हुआ या आप उस एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे, तो स्टिल इंटरव्यू का अगर पर्सपेक्टिव ये है कि आपका जो कोड आपने लिखा है वो सॉल्यूशन पे मीट करना चाहिए, दे विल रिजेक्ट यू। अब मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, जैसे मेरी कंपनी की हायरिंग चल रही थी लास्ट ईयर, तो मैं इंटरव्यूज ले रहा था, पर मैं सबको ये नहीं बोलता था कि आप 100% करेक्ट सॉल्यूशन बनाओ। अगर आप 70% एक्यूरेसी पे भी हो, आई विल एक्सेप्ट दैट कैंडिडेट। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑल्दो अगर आप ये चीज पूछोगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स ऑटोमेशन फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैंने कलेक्शंस तक यूज करा है, जावा में कलेक्शंस तक, पाइथन में टपल्स डिक्शनरी तक यूज करा है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए। रेयरली कभी किसी ने यूज किया होगा, मे बी लिंक्ड लिस्ट या फिर स्टैक्स क्यू कभी यूज करा होगा, बट उसकी ऐसा कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इंटरव्यूज आजकल ऐसे कंडक्ट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे जस्ट नीड टू फिल्टर आउट द कैंडिडेट्स। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बन चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है? सबको सेलेनियम वेब ड्राइवर जावा पता है, सबको पेज वेब मॉडल पता है। दे ऑलरेडी इंटरव्यू भी, यार ऑलरेडी वो भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं से सीख रहा होगा, उसको भी तो पता है कि यूट्यूब पे 25 प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्री में। वो एक बंदा प्लेलिस्ट देखेगा, नोट्स बनाएगा और लिख के याद करके आ जाएगा। उसके पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस रह क्या गया? वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कैंडिडेट वन से कैंडिडेट टू में? वो जो डिफरेंशिएशन, वो जो फिल्ट्रेशन है, दैट इज नाउ डन ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग। और दूसरी चीज इसमें ये एड अप हो सकती है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है एज अ इंटरव्यूअर, ठीक है, तो आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछोगे, लाइव एग्जांपल्स पूछोगे, बट दैट इज रेयरली डन। और ये स्पेसिफिकली मैंने देखा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनिंग। यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, बट टीसीएस, इन्फोसिस, जो इस टाइप की कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन कंपनीज में यूजुअली एक कोडिंग क्वेश्चन होगा, देन दे विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस लाइक गेट कमांड कैसे काम करता है सेलेनियम वेब ड्राइवर में, गेट कमांड और नेविगेट में क्या फर्क है। ये बेसिक क्वेश्चंस अब 2 से 3 साल लोग, 2 से 3 साल भी नहीं, 1 से 2 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस और आप ये सोच रहे हो कि मेरे से गेट और नेविगेट कमांड में डिफरेंस पूछा जाएगा, देन आपने मिस्टेक कर दी है वहां पे। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको पहले ही टारगेट करनी है कि किस टाइप की कंपनी में आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो, प्रोडक्ट के लिए तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए फॉर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स, CI/CD, डॉकर, बेसिक्स ऑफ डेवऑप्स, ये आपको अंडरस्टैंड चाहिए ही चाहिए, विद कोडिंग कलेक्शंस तक और पाइथन में टपल्स और डिक्शनरीज तक, ये आपको अंडरस्टैंड चाहिए। बट अगर आप सर्विस में जा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे को ये क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन कॉग्निजेंट वाला, कि डेटा स्ट्रक्चर पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, वो पूछ लेगा, मे बी उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आजकल क्लाइंट राउंड भी होते हैं कंपनीज में।
तो क्लाइंट राउंड में अगर आपको रिजेक्ट कर देगा फिर, तो उसने तो आपको हायर कर लिया, ठीक है? उस मैनेजर ने, उस टेक्निकल रिक्रूटर ने आपको हायर कर लिया, बट आप क्लाइंट राउंड में जाके फेल हो गए, तो वो क्या करेगा? उस पे ही नाम आएगा ना बाद में तो। एज़ एट द एंड ऑफ द डे वो भी एम्प्लॉयी है। सो दिस इज़ लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेटर पिक्चर नाउ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा, डेटा स्ट्रक्चर नहीं सीख पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट आप पर्सपेक्टिव समझो ना, और बड़ी पिक्चर क्या है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें सीखो, प्लस इंटरैक्ट करो अपनी कम्युनिटी में, डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स से जो ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो आप चाहते हो कि उस कंपनी में मैं जॉइन करूँ। सपोज़ आप अमेज़न को जॉइन करना चाहते हो, तो कोई फ्रेंड्स बनाओ, लिंक्डइन पे अप्रोच करो, उनसे डिस्कस करो कि कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या पूछा गया आपसे, 6 से 7 महीने लगाओ उसको प्रिपेयर करने के लिए, देन उससे पूछो रेफरल के लिए। इस तरीके से प्रिपरेशन करो। डोंट जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू इंटरव्यूज़। लोग यूजुअली यही मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं कि बस मेरे को अब अगले 1 महीने में जॉब स्विच करनी ही करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। ऐसे मत करो यार, टाइम दो अपने आप को। 2 से 3 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, टाइम स्पेंड करो, लर्न करो, देन स्विच। हाँ, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि हमको एक सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस दे दो, हम लोग को पढ़ के चले जाएगा और हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। लेकिन आज तक हमको भी नहीं पता कि सामने वाला इंटरव्यू क्या पूछेगा, कौन से क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि हर इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो आपको क्या लगता है यस, इसके बारे में? करेक्ट, राइट? एकदम करेक्ट है। अब मैंने मेरा खुद का प्रोडक्ट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस का टॉप पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है? मेरे से हर रोज़ एटलीस्ट मेरे को 10 से 15 डीएम आते हैं कि उसके अंदर किस-किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसमें पाइथन के क्वेश्चंस हैं क्या? अगर पाइथन के क्वेश्चंस हैं तो मैं ये सीख के मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ क्या? या दे सकती हूँ? अगर मैंने ये पूरा का पूरा याद कर लिया, तो मैं अमेज़न को क्रैक कर लूँगा क्या? इस तरीके के मेरे को डीएम में क्वेश्चंस आते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। People do not want to invest their time in learning and accepting something to get hands on to create projects. अब ये माइंडसेट एक्चुअली आप कह सकते हो एजुकेशन सिस्टम का भी है कि हम स्कूलिंग से कॉलेजेस से यही सीखते हुए हैं, रट्टा करके अपना टेस्ट दे देते हैं, रट्टा करके टेस्ट दे देते हैं। इवन जब वाइवा होते थे हमारे कॉलेजेस में, जो वन ऑन वन डिस्कशन होता है, उसमें भी हम रट के आते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बस ये क्वेश्चन पूछ ले, मैं आंसर दे दूं, मेरा फुल नंबर आ जाए। तो ये पर्सपेक्टिव भी हमारा ऐसा डेवलप हो चुका है। तो उसकी वजह से लोगों को जॉब से भी यही चाहिए। लेकिन जॉब में जहाँ से आप पैसे अर्न कर रहे हो, यू आर अर्निंग मनी, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि वो ये 10 क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे। मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन का जो बैंक है, या फिर आप जो लिंक्डइन पे पोस्ट देखते हो जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करते हो कि इस कंपनी ने ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे, दे कैन जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यूअर, और कि ये 50% क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 100 के 100% क्वेश्चन ये सेम नहीं आएँगे, स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? सो दैट इज़ हाउ वी नीड टू बिल्ड द पर्सपेक्टिव। इंटरव्यू क्वेश्चन्स खाली आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपसे क्या-क्या पूछा जा सकता है, मे बी, अंडरलाइन, नॉट 100%। जब ये समझो कि मैं एक टेस्टर हूँ और मुझे 30 एलपीए तक जाना है, तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए और मैं कितने इयर्स के एक्सपीरियंस पे 30 एलपीए की सैलरी तक जा सकता हूँ? ओके, सो सैलरी तो अ, बड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि आप 2 से 3 साल में भी टारगेट कर सकते हो, और कई लोग 11-12 साल के एक्सपीरियंस में हो, वो भी टारगेट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, बट स्किल सेट क्या है और किस टाइप की कंपनी में काम कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप सर्विस बेस्ड में हो, तो आपको एटलीस्ट 10 टू 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू गेट अ 30 एलपीए पैकेज, इफ यू आर इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 7 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस पे हूँ और मेरे को 30 लाख का पैकेज मिल रहा है। डिफिकल्ट है, हो सकता है कुछ केसेस में, अगर आपको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ केसेस में हो सकता है, बट सबके लिए नहीं होगा ये एप्लीकेबल। देन सेकंड कैटेगरी टाइप, जो कि प्रोडक्ट बेस को टारगेट कर रहे हैं। सो दे वर वर्किंग अर्लियर इन अ सर्विस कंपनी, उनका 10 से 15 लाख का पैकेज था, नाउ दे वांट टू स्विच। सो दे कैन टारगेट अ 30 एलपीए पैकेज इफ दे हैव एक्सपीरियंस रेंजिंग फ्रॉम 3 टू 6 इयर्स, दे कैन टारगेट दैट पैकेज। बट प्रॉब्लम ये है, सिंगल कंपनी ऑफर, लाइक आपने 15 पे थे आप, और आपने पहली कंपनी जो आपने क्रैक करी उसी से आपने ऑफर मांग ली कि मेरे को 30 का पैकेज चाहिए, नहीं हो पाएगा, वो नहीं देगी, क्योंकि आप 15 पे हो, आप मैक्सिमम तो मैक्सिमम 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट 100% आज की मार्केट में नहीं मिल रहा। 50 टारगेट करोगे वो भी मुश्किल है, तो 30-40 आप एक्सपेक्ट करो, तो आप 18-20 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आपको एक और कंपनी क्रैक करनी पड़ेगी, फिर आपको तीसरी कंपनी क्रैक करनी पड़ेगी फॉर एग्जैक्ट रीचिंग टू द 30 एलपीए मार्क। इस तरीके से है, या तो मल्टीपल ऑफर्स लो,
या फिर अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जपनीत, आप भी आजकल लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहते रहोगे, तो हम लोग आजकल बहुत सारे ऐसे पोस्ट देख रहे हैं कि हम लोग को इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे। इंटरव्यू में जाने की बात तो अलग है, इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं ताकि हम लोग को इंटरव्यू कॉल्स एटलीस्ट आना चालू हो जाए? ओके, सो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए अपने आप से, जो भी आपका नाम है, व्हाटएवर इज योर नेम, जस्ट गो एंड सर्च इट ऑन गूगल। वो आप सर्च करोगे, तो आपको क्या लगता है आपके टॉप 10 जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आपका नाम शो हो रहा है, आपकी फोटो आ रही है? अगर वो आ रही है, देन इट मीन्स कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है या फिर आपने कोई भी और प्रोफाइल बनाई है, यूट्यूब पे बनाया है पेज या फिर इंस्टाग्राम पे आपका पेज है, ठीक है? यही सबसे बेसिक टेस्ट है, एसईओ का। एसईओ का बेसिक टेस्ट। पे जाओ, सर्च करो अपना नाम। अगर आपका नाम विजिबल है टॉप 10 रिजल्ट्स में, देन इट मीन्स कि आपको जॉब मिलनी भी आसान हो जाएगी। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर आप मेरा नाम जाके सर्च करोगे जपनीश सचदेव ऑन लिंक्डइन या फिर ऑन गूगल सर्च, यू विल फाइंड मी इन टॉप 5 और टॉप 10 रिजल्ट्स एटलीस्ट। ठीक है? सो दैट इज हाउ वी नीड टू क्रिएट आवर प्रोफाइल। अब इसके अंदर सबसे पहला मार्क कि आप इसको इम्प्रूव, सपोज आपका नाम पहले टॉप 10 रिजल्ट्स में नहीं आया, अब आप इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? इम्प्रूव करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप कुछ ना कुछ कंटेंट डेली बेसिस पे शेयर करो। व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू लाइक, आइदर इट इज यूट्यूब, इट इज लिंक्डइन, इट इज इंस्टाग्राम, और इट इज सम अदर प्लेटफॉर्म, और लाइक यू कैन से लाइक मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ आजकल मीडियम पे ब्लॉग्स लिखो। ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग। तो उससे क्या होगा, गूगल को पता लगेगा या सर्च इंजन को पता लगता है कि हाँ, इस नाम का कोई इंसान है, इस नाम का कोई यूजर अवेलेबल है जिसको हमने शोकेस करना है। ठीक है? अब जपनीश सचदेवा, जब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, जपनीश सचदेवा नाम के 4-5 लोग थे, जो कि मेरे से पहले आते थे। ठीक है? मेरा नाम ही थोड़ा ऐसा है कि उसकी नीश छोटी है, तो नंबर ऑफ पीपल आर लेस ऑन गूगल। ठीक है? अब मैं टॉप 1 में, टॉप 2 में आ जाता हूँ। ठीक है? तो जो 4-5 लोग पहले दिखते थे ना, उनसे मैं ऊपर कैसे आया? मैंने लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया डेली बेसिस पे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैंने यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाई। थर्ड, मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू करे। ठीक है? मैंने अपनी वेबसाइट भी बनाई, उससे भी मेरे को थोड़ा एसईओ में हेल्प हुआ। देन मैंने मीडियम से ब्लॉग लिखने शुरू करे, उससे भी मेरे को थोड़ा एसईओ में हेल्प हुआ। ठीक है? अब टॉपमेट पे आ गया, तो टॉपमेट से भी मेरे को थोड़ा एसईओ में हेल्प हुआ, बिकॉज़ हर जगह पे यूज़र नेम सेम है। जपनीश सचदेवा एट द एंड ऑफ डे, यूज़र नेम आपका हर जगह पे सेम होना चाहिए, डिस्प्ले पिक्चर आपकी सेम होनी चाहिए। तो दैट हेल्प्स। तो मेरी अगर आप डिस्प्ले पिक्चर देखोगे, हर जगह पे सेम है एग्जैक्ट। ठीक है? नाम हर जगह एग्जैक्ट सेम है, कोई स्पेलिंग में चेंजेस नहीं है। अगर मेरे को वो हैंडल नहीं मिला, तो मैं वहाँ पे प्रोफाइल नहीं बनाता। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये ट्राई करता हूँ। जैसे स्नैपचैट है, स्नैपचैट में मैंने ट्राई करा था अपना नाम डालने का, तो मेरे को वो हैंडल नहीं मिला, तो मैंने वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट नहीं करी। ठीक है? तो इस तरीके से आई वाज़ ट्राइंग। सो इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही हुआ था, जपनीश सदैव आई ट्राइड, बट द हैंडल वाज़ ऑलरेडी यूज्ड, सो मैंने वहाँ पे प्रोफाइल नहीं बनाई। तो इस तरीके से आपको पहले तो प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है, कंटेंट पोस्ट करना है, जो कि आपके डोमेन से रिलेटेड हो। ठीक है? और आपको हेल्प करे, सपोज़ मैं क्यूए में काम करता हूँ या क्यूए ऑटोमेशन में काम करता हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड कंटेंट पुश पुश कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है? सो दैट अगर कोई क्यूए ऑटोमेशन सर्च कर रहा है या क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर की जॉब सर्च कर रहा है, या इवन इफ दे आर हायरिंग, सो माय नेम विल पॉप अप, बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग एज़ अ क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर, नाउ आई एम वर्किंग एज़ सीनियर रेज़िडेंट, सो मेरा नाम हर उसमें पॉप अप करेगा। थर्ड थिंग, लिंक्डइन पे सर्च इंजन अपना अलग है। सो लिंक्डइन पे अगर आप सपोज़ कोई टेक्निकल रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर है, ठीक है? सो दे वांट टू हायर समवन रिलेटेड टू क्यूए और क्यूए ऑटोमेशन। सो दे सर्च फॉर दिस टर्म, ओके? एंड दे मार्क समथिंग लाइक इमीडिएट जॉइनर, ओके? ये कुछ टर्म्स वो लोग डालेंगे उस सर्च इंजन में। ठीक है? तो यूजिंग दैट सर्च इंजन, जो भी उन्होंने टर्म्स डाली, उस बेसिस पे उनको रिजल्ट शोकेस होंगे। सपोज़ उनको टॉप 100 में मेरा नाम दिख गया, तो एटलीस्ट जो टॉप 100 कैंडिडेट्स आए, उसको उन्होंने एक्सपोर्ट किया एंड देन दे रीच्ड आउट टू देम यूजिंग नौकरी, मे बी लिंक्डइन, क्योंकि ईमेल आईडी आजकल लिंक्डइन और नौकरी पे रेडीली अवेलेबल है सारे कैंडिडेट्स की, मैंने तो डाली हुई है। ठीक है? सो दे कैन डायरेक्टली पिंग मी इफ दे वांट। सो इस तरीके से आपको टारगेट करना है, और अपनी ईमेल आईडी हमेशा ओपन रखो लिंक्डइन पे, नौकरी पे, सो दैट इफ एनीबॉडी वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, दैट इज रेडीली अवेलेबल इन द टॉप लाइन। इस तरीके से डिजाइन करना है। सो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अब जॉब पोस्टिंग्स जो आप देख रहे हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लाइक नौकरी पे देख रहे हो, लिंक्डइन पे देख रहे हो, ठीक है? उन पे आपको अप्लाई करके कैसे रिप्लाईज मिलेंगे, उसका सबसे पहला तरीका ये है। सपोज एक जॉब पोस्ट हुई आज सुबह 9 बजे, ठीक है? 9 बजे से शुरू करा लोगों ने अप्लाई करना उस जॉब पे,
ठीक है, 9 से 10 बज गए, 9 से 11 हो गए, 11 से 12 हो गए, 12 से 1 हो गए। अब आपने 1 बजे वो जॉब पोस्टिंग देखी, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है कि 3148 कैंडिडेट्स अप्लाइड, 3148 कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाइड, नाउ यू आर 3149। ओके, आपको क्या लगता है आपका रिज्यूमे देखा जाएगा? नहीं, टेक्निकल रिक्रूटर के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो टॉप 100 भी रिव्यू कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। टॉप 200 रिव्यू कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। दे विल नॉट रिव्यू रेस्ट ऑफ देम। ठीक है, अब आपको टॉप 100 या उससे लेस देन में आना है। वो आप कैसे आओगे? तो आपको एक डेली की रूटीन सेट करनी पड़ेगी अपनी, 15 मिनट्स अ डे। सो 15 मिनट्स का आप एक स्लॉट बनाओगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, दैट कैन बी 7 to 9 के बीच में, 9 AM के बीच में। देन एक आप सेकंड स्लॉट बनाओगे जो कि होगा 15 मिनट का अगेन, जो कि होगा 12:30 से लेके 3:30 के बीच में। देन एक बनाओगे स्लॉट नंबर 3 जो कि होगा 5:30 से लेके 8:30 के बीच में। देन होगा स्लॉट नंबर 4 जिसमें आप 10 मिनट्स देख सकते हो जाके सीधा मोबाइल ऐप पे स्क्रॉल करके, जो कि होगा आपका 11 से लेके 12 बजे के बीच में रात के। ठीक है, अगर आप जल्दी सोते हो तो यू कैन स्विच इट टू लाइक 9:30 to 10:30। इस तरीके से यू कैन स्विच। तो 4 स्लॉट बनाओगे। 4 स्लॉट बनाने के बाद आप उन स्लॉट्स में देखोगे कि जॉब पोस्टिंग किस स्लॉट में सबसे ज़्यादा पोस्ट हो रही है। ठीक है? यूजुअली सेम कंपनीज़ की या रिलेटेड कंपनीज़ की जॉब पोस्टिंग सेम टाइम पे पोस्ट होती है। सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तो दे विल पोस्ट अराउंड द सेम टाइम यूजुअली। ठीक है? और सबसे पहली चीज़, कभी आलस मत करना अगर वो लोग बोल रहे हैं कि ईज़ी अप्लाई नहीं है और दे वांट यू टू अप्लाई ऑन द वेबसाइट। गो एंड क्रिएट योर रिज्यूमे डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट। उससे आपके चांसेस बढ़ते हैं। चांसेस बढ़ेंगे बिकॉज़ दे विल डायरेक्टली गेट योर प्रोफाइल, ऑल द डिटेल्स विद योर रिज्यूमे। उससे और ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं, तो वो कभी स्किप मत करना। ठीक है? अब आपने ये स्लॉट्स बनाए, ठीक है? अब इवन लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स, यू विल गेट टू नो कि किस स्लॉट में सबसे ज़्यादा जॉब्स पोस्ट हो रही है, तो आप वो स्लॉट्स हटा सकते हो। ठीक है? और यू कैन इंक्रीज़ दैट स्लॉट टाइम। सपोज़ सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा जॉब पोस्ट हो रही है, तो आप उसको 15 मिनट से 1 घंटा कर दो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है? टाइम ज़ोन पे डिपेंड करता है। सपोज़ कोई यूएस का बंदा है, कनाडा से देख रहा है वीडियो, ठीक है? सो उनके लिए टाइम ज़ोन अलग हो जाएगा। सो देन दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम ज़ोन एंड देन अप्लाई टू द जॉब्स। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्राई दिस। सो देयर आर 2 वेज़। पहला तो अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इंप्रूव करना है। सेकंड, स्लॉटिंग करनी है जॉब अप्लाई करने के लिए फॉर डिफरेंट जॉब पोस्टिंग। हुँ। और आपने ईज़ी अप्लाई का बोला, वो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग ईज़ी अप्लाई पे क्लिक करें क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्लिक करना होता है और अपना रिज़्यूमे चला जाता है। लेकिन कोई इतना एफर्ट नहीं लेता कि मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊँ और वहाँ पे जाके अप्लाई करूँ, तो आपके चांसेस वो केस में ज़्यादा हो जाएगा अगर आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर रहे हो तो। क्योंकि इसमें अगर आप ये वाली चीज़ नोटिस करोगे, गूगल, अमेज़न या ऐसी बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करने की करोगे ना, सो दे विल, व्हेनेवर यू रीच समवन ऑन लिंक्डइन, सो दे विल एवरी टाइम दे विल आस्क यू, गो एंड फाइंड अ जॉब आईडी ऑन देयर वेबसाइट एंड देन अप्लाई एंड देन आस्क अस फॉर अ रेफरल। दे विल ऑलवेज डू दिस। दे विल नेवर आस्क यू टू गो एंड फाइंड अ जॉब आईडी ऑन लिंक्डइन। ऐसा क्यों बोलते हो? बिकॉज़ अगर आप किसी की वेबसाइट पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, वो टेक्निकल रिक्रूटर में डायरेक्ट पहुँच रही है इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे डिफरेंट हायरार्की नहीं है कि टेक्निकल रिक्रूटर 1 देन 2 देन 3। वहाँ पे डायरेक्टली पहुँचेगा क्या पता हायरिंग मैनेजर के पास। तो उससे चांसेस इंप्रूव होते हैं। तो जब भी बहुत लोग नॉन आईटी में भी रहते हैं जिनको क्यूए में मूव होना रहता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि अगर एक बंदा नॉन आईटी में है, तो वो क्यूए में कैसे मूव हो सकता है? सबसे पहले तो आपको ये वाला पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि मैं नॉन आईटी से क्यूए में इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज़ वहाँ पे कोडिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग क्यूए में इसलिए आने की कोशिश करते हैं नॉन आईटी से कि उसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं मैनुअल क्यूए में आऊँगा या मैं क्यूए में आऊँगा, दैट्स इट। दे नो दिस। ठीक है? या तो उन्होंने किसी फ्रेंड से सुना है या किसी कॉलीग से सुना है जो ऑलरेडी क्यूए में काम कर रहा है, तो वो उनको बोल देगा कि भई इसमें कोडिंग नहीं चाहिए, तो तू इसमें आ जा और इसमें सैलरी भी ज़्यादा है। जो कि ठीक है कुछ हद तक, बट अगर आप 5 साल, 6 साल काम करें, कहीं पे बोर हो रहे हो या स्टक फील कर रहे हो, देन आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। सो ये पर्सपेक्टिव अपने माइंड में आप क्लियर रखो। देन मूव कैसे करना है? तो पहले तो ऑब्वियसली ये वाली बात क्लियर है कि अपॉर्च्युनिटी मिलनी डिफिकल्ट है बिकॉज़ आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं और है। सपोज़ आप कस्टमर केयर में थे या आप सेल्स में हो, ठीक है? और आपको वहाँ से आना है, तो आपको जस्टिफाई करवाना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस, और हाउ विल यू जस्टिफाई द पोज़ीशन फॉर व्हिच यू आर अप्लाइंग, ठीक है? तो सबसे पहला तो उसमें ये हेल्प हो सकता है कि आपको रेफरल मिल जाए, जो कि मिलना मुश्किल है, पर अगर रेफरल मिल गया देन इट इज़ गुड। सेकंड ऑप्शन इज़ कि आपको वो जस्टिफाई करने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। देन हाउ विल यू गेन दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस? कोर्सेज़ लो, पेड कोर्सेज़ लो, ठीक है? ट्रेनिंग्स नहीं बोलता मैं कभी भी, जो आजकल डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं।
जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, लाइक दे विल चार्ज यू फॉर 1 लाख, मे बी 1.5 लाख, इस तरीके से कुछ चार्ज करते हैं, एंड देन दे गारंटी यू कि यू विल गेट अ जॉब, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रीच आउट टू मी, दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब्स, दे आर पेड लाइक 2.5 lakhs, और उनको अभी भी कोई जॉब सपोर्ट नहीं मिला 100%। लिखा उसमें ये होता है 100% गारंटी जॉब सपोर्ट, बट नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट ऐसी हो चुकी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर आप इंटरव्यूज दे भी रहे हो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपने स्किल सेट को बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा उस टाइम पे, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या नॉन क्यूए बैकग्राउंड से हो, ठीक है? डेवलपर हो, डेवलपर्स कैन इजीली स्विच टू क्यूए बिकॉज दे अंडरस्टैंड एसडीएलसी, ठीक है? दे अंडरस्टैंड एजाइल, हाउ इट वर्क्स, उनके लिए ईज़ी है। बट अगर नॉन आईटी बंदा है, वो क्यूए में या किसी आईटी रिलेटेड फील्ड में आना चाहता है, टेक्निकल में, देन फॉर दैट यू नीड टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग, क्यूए के लिए वेब एप्लीकेशन हो जाएगी, एपीआई हो जाएगा, वो सारा आपको गेन करना पड़ेगा, एंड इट विल नॉट बी ईजी टू गेन, बिकॉज सबसे पहले तो जब आप वहाँ पे डालोगे एक्सपीरियंस में, वर्क एक्सपीरियंस में, कि आपने सेल्स में काम किया है या फिर मैकेनिकल में काम किया है, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियर आजकल काफ़ी आते हैं जो क्यूए में टारगेट कर रहे हैं मूव करने का। उनके लिए सबसे मेजर इश्यू ये आता है, उनका वर्क एक्सपीरियंस ही अलग है। उनका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता, ठीक है? तो आपको अपने रिज़्यूमे में प्रोजेक्ट्स डालने हैं उस टाइम पे, ठीक है? आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो प्रोजेक्ट्स को आप डालो गिटहब पे, गिटहब पे आप डालोगे, उसको डिस्क्राइब करो अच्छे से। खाली ये नहीं मैंने प्रोजेक्ट डाल दिया, ये मेरी रिपॉजिटरी, दैट्स इट। रीडमी में जाओ, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ग्राफिक बनाओ अच्छा सा, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है? जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है? अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आप लिंक्डइन पे भी देखोगे, अगर आपको कोई इमेज दिख जाएगी अच्छी-सी, आप उस पे जाके क्लिक करते हो। इंस्टाग्राम पे भी होता है ना कि हम इमेज देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उस पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट लिखा होता है, हम यूजुअली छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं उसको पढ़ना। तो इन्फोग्राफिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है रीडमी सेक्शन के अंदर। उसको अटैच करो, अच्छा वर्कफ्लो बनाओ सुंदर सा, उसको अटैच करो, ठीक है? देन डिस्क्राइब करो कि आपने टेस्ट प्लान में किया क्या? आपने किस एप्लीकेशन टेस्ट किया, क्यों टेस्ट किया, क्या-क्या टेस्ट किया, ठीक है? वर्क फ्लो, डेटा फ्लो डायग्राम, ये सारी चीज़ें बनाओगे, डिस्क्राइब करोगे, ईज़िली यू विल गेट सिलेक्टेड। सैलरी यू शुड नॉट बी लाइक एक्सपेक्टेशन कि आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए। उस टाइम पे आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, अगर आप किसी और डोमेन में 10 लाख कमा रहे थे, तो दे विल नॉट गिव यू मे बी 10, दे विल गिव यू 6, मे बी 7। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा 1-2 साल के लिए, बट हाँ, उसके बाद आपकी ग्रोथ अच्छी है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव आपको पहले दिमाग में बिल्ड करने हैं, देन यू कैन स्विच। करेक्ट, हाँ। मतलब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि सैलरी भी उतना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर बेसिकली पूरा ही हाँ। ट्रांज़िशन कर रहे हो तो। क्योंकि मोस्टली मैंने क्या देखा है, सेल्स वाले लोग क्या टारगेट करते हैं कि उनको आना जाना पड़ता है ऑफिस, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, रिमोट जॉब चल रही है, हम ट्रैवल करके भी काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको ये वाला डोमेन मिले, ये वाला काम मिले, बट प्रॉब्लम वही है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। वो शोकेस करने के लिए, वो गेन करने के लिए, यू नीड टू गिव सम टाइम, ठीक है? वो लेवरेज गेन करने के लिए हमने स्टार्टिंग से काम किया, तो हमारे पास ये लेवरेज अब आया है। आपने नहीं करा तो आपको वो लेवरेज गेन करने के लिए 1 से 2 साल का टाइम देना पड़ेगा। और हम लोग क्योंकि लोगों को भी बोलते हैं कि क्यूए में मूव होना चाहिए, क्यूए का माइंडसेट भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्यूए का माइंडसेट कैसे होता है? क्यूए का माइंडसेट सबसे पहला तो यही है कि ब्रेक द प्रोडक्ट या ब्रेक द एप्लीकेशन, ठीक है? अब वो ब्रेक कैसे करोगे, वो आप धीरे 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 विद टाइम सीखोगे। इट कैनॉट बी समथिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं यूजुअली, मैं पहले सर्विस बेस्ड कंपनी में था, ठीक है? वहां का पर्सपेक्टिव एकदम अलग था। रिलीज से पहले मेरे को बस कुछ ना कुछ करके रिलीज रोकनी है, ठीक है? कि इसमें मैं कुछ ना कुछ बग निकाल दूँ, सो दैट ये रिलीज़ अगर फटे, तो मेरे सर ना आए, मेरे सर पे ना आए, ठीक है? ये पहला काम है, सर्विस बेस्ड कंपनी में यूजुअली मैं ये टारगेट करता था। लेकिन अब होगी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में तो रिलीज़ करना ही करना है। कस्टमर बोल रहे हैं कि ये मेरे को फीचर चाहिए, और अब मेरे को फीचर दे क्यों नहीं रहे? फीचर नहीं दोगे, वो प्रोडक्ट छोड़ देगा। उसके बाद और प्रोडक्ट्स हैं। सपोज़ जस्ट गिव एग्जांपल Amazon.com, वो बोलेगा मैं फ्लिपकार्ट से ले लूँगा, मैं अमेज़न से क्यों लूँ? ठीक है? तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम और डाइवर्सिटी आ जाती है ना, उस टाइम पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है यूजर पर्सपेक्टिव, एंड यूजर पर्सपेक्टिव, यूज केसेस यू नीड टू डिराइव, ओके? एंड यूजर कैसे यूज करेगा प्रोडक्ट को या फीचर को, और वो ऐसी क्या मिस्टेक कर सकता है, ठीक है? सपोज मेरे पास करंटली आई एम वर्किंग इन अ पीओएस डोमेन, ठीक है? थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर आप जाओगे, तो इंस्टेड ऑफ मेन्यू ना, दे विल गिव यू आई पैड in which you can directly use it to view the order, like all the menu items, और उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं।
ठीक है, सपोज जस्ट टू गिव एग्जांपल, देयर इज अ फीचर नोन एज सीडीपी, कैश डिस्काउंट प्रोग्राम। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट प्रोग्राम में होता क्या है बेसिकली, सपोज आप पे कर रहे थे क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, ठीक है, आपको चार्ज कर रहा था $25। अगर आप वही पेमेंट कैश से करोगे तो वो आपको पड़ेगा $22 का, $3 का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ये फीचर का मेरा रिलीज था 3 महीने पहले। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब जो वेटर है, ठीक है, वेटर को हम बेसिकली, वो मेरा यूजर है, ठीक है, वेटर इज माय यूजर। ठीक है, अब जो वेटर कस्टमर के पास गया, जो उसके लिए कस्टमर जो वहां पे बैठ के खाना खा रहा है, ठीक है, उसके पास अगर उसने आईपैड दिया और उसने कुछ बटन पे क्लिक किया जो कि उसको यूआई दिख रहा है, वहां उस यूआई पे वो क्या ऐसी चीज क्लिक करेगा कि ये फटे कोड। ठीक है, अब उसके अंदर क्या था, सीडीपी पे जो अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट आपको दिखा, सपोज $25 का आपको अमाउंट दिखा, उस पर क्लिक करोगे ना अगर आप, तो आपको ये वाला मेन्यू दिखेगा, सब मेन्यू, जिसके अंदर आपके पास सीडीपी का ऑप्शन है, गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है। ठीक है, गिफ्ट कार्ड में बेसिकली आप, अगर आपको कोई पहले गिफ्ट कार्ड मिले, आप डायरेक्टली उसका नंबर डाल के यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन है उस सब मेन्यू में। तो अब वो सब मेन्यू पे क्लिक कर रहा ना, तो गिफ्ट कार्ड पे और जो सीडीपी का ऑप्शन है, वो कोरिलेट कर रही थी। कोरिलेट मतलब कि अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हो ना, तो वो दोनों पे क्लिक कर रहा है। तो आपको एग्जैक्ट सीडीपी के वर्ड पे जाके क्लिक करना है, यूआई इशू था बेसिकली। ठीक है, जो कि एक एनिमेशन क्रिएट कर रहा था, उस एनिमेशन की वजह से हमारा क्लिक हैम्पर हो रहा था। सो इस यूआई फीचर की वजह से हमारा रिलीज डिले हो गया, जो कि किसी ने टेस्ट ही नहीं करा, किसी ने टेस्ट ही नहीं करा। ठीक है, लास्ट में एक दिन पहले रिलीज से मैंने टेस्ट कर ली वो चीज और मैंने पकड़ ली। ठीक है, तो इस तरीके के फीचर्स एंड यूजर पर्सपेक्टिव से आपको अंडरस्टैंड करना है, जो कि ये फीचर इट्स नॉट दैट वेरी बिग। अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ रिलीज, फंक्शनलिटी वाइज सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ये एनिमेशन का इशू कस्टमर के लिए इशू क्रिएट करेगा। तो आपको एंड यूजर पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो वो माइंडसेट बिल्डिंग आपको कब आएगी, जब आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आप पर्सपेक्टिव समझना शुरू करोगे कि हाँ, अगर मैं इस एप्लीकेशन एज अ कस्टमर यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, गलत काम क्या क्या मिस स्टेप कम्युनिकेशन है, मिस स्टेप्स कर सकता हूँ, वो आपको बिल्ड करना है। तो दैट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट इजी। मोस्टली जो ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो तो बना रहा है क्लिक, सेंड की सब कुछ, वो मैनुअल को कभी समझेगा ही नहीं कि भाई ये एनिमेशन को मिसमैच कैसे करेगा वो। तो इस तरीके के इश्यूज आते हैं जो आपको एंड यूजर पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। जबकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो हमको जॉब मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है एक सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है क्यूए के लिए? सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट मेजरली ऐसे कोई क्यूए का सर्टिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, जो कि आईएसटी क्यू भी है, फाउंडेशन लेवल है, देन एडवांस लेवल आता है, इंटरमीडिएट लेवल आता है, वो सारे हैं, बट वो क्यूए एक्सपीरियंस कैनॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग दैट सर्टिफिकेशन। प्रॉब्लम ये है, जो आप डेफिनेशंस या प्रोग्राम वाइज उसमें सीख रहे हो, दैट इज नॉट डायरेक्टली अप्लाइड इन योर वर्क एक्सपीरियंस। आपने डेफिनेशन सीख ली, ठीक है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करोगे, प्रॉब्लम ये है। तो मैंने कुछ दिन पहले ही अभी लिंक्डइन पे पोस्ट डाला ये वाला, जिसमें मैं जस्टिफाई अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता लोगों को कि आईएसटी क्यूबी सर्टिफिकेशन या कोई भी टाइप की सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो, वो कैसे आपको हेल्प नहीं करेगी जॉब मिलने में। ठीक है, अब सेकंड चीज ये भी है, मैंने बहुत सारी कंपनीज में ये भी देखा है, वहां पे मेंशन करते हैं हेडलाइन में कि वी नीड आईएसटी क्यूबी सर्टिफाइड कैंडिडेट, लिखते हैं, बट मेरे को आज तक ये वाली चीज समझ नहीं आई। अगर आप आईएसटी क्यूबी सर्टिफाइड हो, हाउ डज दैट सिग्निफाई कि आपको ये वाली जो भी क्यूए का काम है, कि आपको वो आता है, हाउ डज इट गारंटी, गारंटी नहीं है सर्टिफिकेशन। क्योंकि आप सपोज जस्ट टू गिव एग्जांपल, डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन होती हैं, एडब्ल्यूएस की, जीसीपी की, एज्योर की, दे नीड टू गेट रीसर्टिफाइड आफ्टर एवरी 2 years टू रिटेन दैट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसकी एक टाइमलाइन होती है। आईएसटी की भी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर किसी ने 6 साल पहले सर्टिफिकेशन की है, राइट, तो आज की डेट में क्या दैट सर्टिफिकेट इज वैलिड, आई डोंट नो इफ इट इज वैलिड और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट डेवऑप्स टाइप की सर्टिफिकेशन जो एडब्ल्यूएस दे रहा है, जो बिग प्लेटफॉर्म जिसका एक्चुअल में वी आर इंप्लीमेंटिंग वट एवर वी आर लर्निंग, वी आर इंप्लीमेंटिंग दैट, दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन इज यूजफुल आई थिंक। बट द सर्टिफिकेशन विच इज नॉट बीइंग यूज्ड और implemented, that kind of certification according to me is not useful. I don't think so that is relevant for your experience. Because अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास कैंडिडेट 5 है जिसमें से 3 सर्टिफाइड है और 2 नहीं है, बट 2 के पास अच्छा एक्सपीरियंस एंड दे आर एबल टू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दे हैव गुड क्यूए माइंडसेट, ठीक है, वो बग्स को अंडरस्टैंड करके उनको रिजोल्यूशन दे पा रहा है,
rather than someone who just have a definition or like theoretical knowledge. मैं इनको प्रेफर करूंगा कैंडिडेट नंबर 4 और 5 को। मेरा ये पर्सपेक्टिव हाँ, क्योंकि ये मैंने भी बहुत देखा है कि बहुत सारी कंपनी जेडी में भी लिखती है कि आईएसटी की भी सर्टिफाइड चाहिए। अगर वैसा है और अगर आपकी टारगेट कंपनी वो है तो आप कर सकते हो सर्टिफिकेशन जॉब के लिए, लेकिन ये सोच के करना सर्टिफिकेशन कि मुझे पूरा क्यूए के बारे में पता चल जाएगा, मुझे पूरा क्यूए का एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो गलत एक्सपेक्टेशन है। या बिकॉज प्रॉब्लम वही है। और आप 4-5 साल एक्सपीरियंस, यू आर अ पर्सन हु हैज 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब उस एक्सपीरियंस को यू कैन नॉट जस्टिफाई विद समवन हु हैज डन अ सर्टिफिकेशन। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। डोमेन नॉलेज आ जाती है उसमें, क्यूए माइंडसेट आ जाएगा। मैं एक ये नहीं बोल सकता ना कि मेरे को रिग्रेशन टेस्टिंग की डेफिनेशन पता है और मैं जाके सीधा रिग्रेशन टेस्टिंग करनी शुरू कर दूंगा क्योंकि मैंने फाउंडेशन लेवल क्लियर किया है। आई डोंट थिंक सो इट्स रेलेवेंट। वही अगर आप डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन करोगे, एडब्ल्यूएस लेवल 1-2 करोगे, ठीक है, वो चीजें आप एक्चुअल में यूज कर रहे हो। आप क्रिएट करोगे EC2 इंस्टेंस डेफिनेटली। आजकल ऑटोमेशन हम क्रिएट करते हैं रन करने के लिए, राइट। उसको पैरेलल में कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, सर्वर कैसे बनाओगे, उसकी बैंडविड्थ कैसे सेट करोगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली यूज्ड। सो वो सर्टिफिकेशन आई थिंक इट्स बेटर टू गेट इंस्टेड ऑफ गेटिंग सर्टिफाइड इन समथिंग दैट इज ओनली थ्योरेटिकल। तो जब भी हम लोग ने नॉर्मली करियर पाथ की बात की क्यूए की, लेकिन वो मोस्टली कोडिंग पर्सपेक्टिव था कि अगर आपको कोडिंग आता है तो आप कैसे मैनुअल से ऑटोमेशन मूव हो सकते हो। लेकिन कोई क्यूए में है और उसको कोडिंग पसंद नहीं है और उसको ऑटोमेशन में नहीं जाना है, तो उसके लिए क्या करियर पाथ हो सकता है जिसको वो फॉलो कर सकता है फिर? ओके। तो इसके अंदर भी थोड़े डिफरेंट कैटेगरीज वी कैन डिजाइन कि ये थोड़ा इजी हो जाए। तो अगर आप क्यूए में हो और आपको ETL टेस्टिंग आती है, ठीक है, या फिर आप डेटा साइड में थे या डेटाबेस आपको अच्छे से पता है, RDMS या SQL, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है, और इवन आप नो SQL में हो, ठीक है, जो कि AWS का अरोरा है। यू कैन टेक एन एग्जांपल, AWS अरोरा इज बीइंग वाइडली यूज्ड नाउ, ठीक है। तो दैट इज न्यूज नो SQL बेस्ड। तो अगर आप वो सब चीज़ें यूज करते हो, आपको नॉलेज है, देन यू कैन डायरेक्टली स्विच टू इनटू डेटा इंजीनियरिंग रोल। थोड़ा सा आपको SQL पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी, वो ग्राफ्स एंड डैशबोर्ड्स कैसे बनते हैं, बेसिक सीख लो, 1 से 2 महीने लगेंगे। बिकॉज आपको SQL आती है, दिस आई एक्सपेक्ट कि आपको SQL पता है, समझते हो आप, देन यू कैन गेट इनटू डेटा इंजीनियरिंग रोल। दिस इज स्टेप नंबर 1, कि अगर आप SQL या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, क्योंकि SQL इट्स नॉट अ कोडिंग लैंग्वेज, इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो वो कंपैरेटिवली ईज़ियर है अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करनी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग। क्योंकि लोग थोड़ा-सा, आई मेरे को भी कॉलेज टाइम पे मैंने देखा लोगों को करते हुए, लोग SQL पिकअप कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग। ये तो हो गए फर्स्ट कैटेगरी लोग। सेकंड कैटेगरी हो गई कि आपने क्यूए में काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आप कोडिंग नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, आपने ये सोच लिया है। तो कोडलेस ऑटोमेशन टूल्स कैन हेल्प यू टू स्विच, बट दैट विल हेल्प यू टू स्विच अप टू अ लिमिट, नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। क्या आप बोल रहे हो कि मेरे को अब, क्योंकि डेवऑप्स में भी अगर आप जाओगे, वहाँ पे स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्ड है ग्रूवी में, राइट? ग्रूवी स्क्रिप्टिंग इज रिक्वायर्ड। सो वो चीज़ आपको पर्सपेक्टिव गेन करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कोडिंग आपको करनी पड़ेगी कोडलेस ऑटोमेशन टूल में भी, ठीक है? तो सेकंड कैटेगरी टाइप के लोग ये हो गए, ठीक है? वो आपकी एक लिमिट सेट होगी, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे। थर्ड कैटेगरी लोग, जो क्यूए में है और वो कुछ भी नहीं करना चाहते रिलेटेड टू ऑटोमेशन या क्यूए ऑटोमेशन, दे डोंट जस्ट वांट टू गेट इनटू दिस। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सर्टिफिकेशन लो, या तो प्रोडक्ट ओनर की लो, या बिजनेस एनालिस्ट की लो, या स्क्रम मास्टर की लो। इन 3 में से कोई एक सर्टिफिकेशन पिक करो और उसमें लेवल 1 से बेटर है लेवल 2 गेट सर्टिफाइड, ठीक है? लेवल 1 तो आप बहुत लोग हो गए, लेवल 2 में सर्टिफाई हो एंड देन यू फाइंड अ जॉब। क्यूए से स्क्रम मास्टर में बहुत लोग गए हैं बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड एसटीएलसी, यू अंडरस्टैंड एसडीएलसी, तो वेरी ईज़ी फॉर यू टू क्रिएट यूज़र स्टोरीज़, मैनेज द अजाइल फ्रेमवर्क, ठीक है? तो आप इंटरैक्ट भी कर पाओगे डेवलपर्स के साथ, क्यूए के साथ, ठीक है? सो दैट विल हेल्प यू। सिमिलरली प्रोडक्ट ओनर, अगर आपको आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग है, सपोज़ आप ई-कॉमर्स में हो, राइट? एंड ई-कॉमर्स से आप उसी डोमेन में रहना चाहते हो, यू डोंट वांट टू स्विच योर डोमेन, ठीक है? या फिर आपको अपनी करंट कंपनी में ही आईजेपी मिल रही है प्रोडक्ट ओनर की, तो उसमें आप एक सर्टिफाई हो जाओ लेवल 2 में एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट आईजेपी, ठीक है? सो दैट विल हेल्प यू। एंड प्रोडक्ट ओनर भी इतना टेक्निकल रोल नहीं होता इंडिपेंडेंटली, बट उसके अंदर आपको आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग, डिज़ाइन पैटर्न्स पता होना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल कोड इट, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट, ओके? सो टू बेटर दैट प्रोडक्ट, दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। देन फोर्थ कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जिनको आर्किटेक्चर भी नहीं करना,
जिनको डेटा इंजीनियर भी नहीं चाहिए, जिनको कोडलेस भी नहीं चाहिए, वो लोग जहाँ पे हो वहीं रहो, वहाँ रहो और अपना काम एंजॉय करो, ठीक है? खुश रहो, डोमेन सीख सकते हो तो डोमेन सीख लो, अदरवाइज़ जहाँ हो वहीं रहो। और ये खराब बात नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, ये खराब बात नहीं है बिकॉज़ ईयर ऑन ईयर यू आर गेनिंग सम एक्सपीरियंस, ठीक है? आप ट्राई कर सकते हो इंटरनली स्विच करने की या सर्विस बेस्ड कंपनी में जाकर स्विच कर लो, ठीक है? प्रोडक्ट से सर्विस में चले जाओ। बिकॉज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है जो स्टेबिलिटी टारगेट करते हैं। स्टेबिलिटी टारगेट करने के लिए आप प्रोडक्ट से या स्टार्टअप से सर्विसेज में चले जाओ एंड देन यू विल गेट दैट स्टेबिलिटी वर्किंग बिकॉज़ होता क्या है लाइफ में शादी करोगे, आगे डिपेंडेंसीज़ क्रिएट होंगी, तो उन सबको मैनेज करने के लिए सब लोग नहीं कर पाते कि मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें सीख भी रहा हूँ डेली 2 से 3 घंटे लगा भी रहा हूँ, ठीक है? साथ में डिपेंडेंसी भी हैंडल करो मुश्किल हो जाता है, तो यू कैन गेट इंटो सर्विस कंपनी। दैट इज़ व्हाट दीज़ आर लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि ये 4 कैटेगरीज़ बहुत अच्छे से सिग्निफाई करती हैं आईटी को, टेक्निकल रोल्स को बहुत अच्छे से सिग्निफाई करती है आई थिंक। हाँ, करेक्ट। और जब भी नॉर्मली आजकल तो सब लोग एआई की बात कर रहे हैं कि एआई हमारी जॉब्स छीन लेगा, तो आपको क्या लगता है क्या एआई सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को रिप्लेस कर लेगा? हाँ, कर सकता है, डेफ़िनिटली कर सकता है। अब ऐसा क्यों कर सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज़ अगर आपका नॉलेज बेस स्टैग्नेंट है, आप बोल रहे हो कि मेरे को टेस्ट प्लानिंग आती है। अगर आप मैनुअल क्यूए एंड यू आर टेलिंग दैट यू नो दिस, टेस्ट प्लान मैं चैट जीपीटी को यूज़ करके 5 सेकंड में बना सकता हूँ। 5 सेकंड, टेस्ट सिनेरियोज़ में 5 सेकंड में बना सकता हूँ। वो भी एज सिनेरियोज़ बोल रहा हूँ। ये बेसिक सिनेरियोज़ नहीं, नॉर्मल कि मैंने ये यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन कर दिया। ये टेस्ट सिनेरियो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? एज सिनेरियोज़ जो कि अच्छी नॉलेज के साथ बनते हैं। तो उसमें आपको अपने आप को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, वो आपके नॉलेज बेस पे डिपेंड करता है। आप कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो अपने प्रोडक्ट को, एंड यूज़र्स को, क्लाइंट को, ठीक है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग को, डॉक्यूमेंटेशन को, राइट? देन कम्युनिकेशन आपका कितना अच्छा है विद इन टीम, रिव्यूज आपके कितने अच्छे हैं। रिव्यूज मतलब कि अगर आप कोड रिव्यू कर रहे हो, अब तो सोनार क्यूब आ गया है। कोड रिव्यू तो आधा वही कर लेता है, 50% कोड रिव्यू तो सोनार क्यूब कर लेता है, बाकी का 60% कर लेता है। बल्कि सिक्योरिटी थ्रेड्स तो आप उसी से चेक कर सकते हो। आपको जस्ट वो वे ऑफ कोडिंग चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं, ठीक है? उसने कोड लिखा है डेवलपर ने, वो ठीक है या नहीं, ठीक है? तो अब वो भी गिटहब कोपायलट कर लेता है अब, वो भी आ चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एआई में एडवांसमेंट हो चुकी है, बट स्टिल यू कैन हैव एन एज इफ यू हैव गुड डोमेन नॉलेज। यू हैव आई एम जस्ट टारगेटिंग मैनुअल क्यूए, मैं इस टाइम पे ऑटोमेशन नहीं टारगेट कर रहा। सो डोमेन नॉलेज आपकी अच्छी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपकी अच्छी है, ठीक है? आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ पाते हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है। ये 3 चीज़ें अगर आपकी नेल्ड है, यू नेल दिस, नोबडी कैन रिप्लेस यू। दिस इज़ जस्ट फॉर मैनुअल क्यूएस। कोई रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज़ एआई रहेगी, एआई विल एडवांस, ठीक है? तभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि इतना डेटा मत दो एआई को, एलएलएम मॉडल्स को इतना डेटा मत दो। जितना डेटा दोगे उतना स्मार्ट ग्रो होगा। और आप लोग भाई दुनिया की सारी चीज़ें पूछ लोगे उससे तो उसको सब पता लग गया ना। सारे क्वेश्चन, सारा पर्सपेक्टिव उसके बाद आ गए। मैं लोगों को बोलता बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? उनको लगता है कि डेटा स्टोर नहीं होता, डेटा स्टोर होता है एंड इट इज़ बिल्डिंग अपॉन दैट, ओके? एमएल मॉडल बना ही इसलिए। तो ये एक तो पर्सपेक्टिव है। दूसरा, अब ऑटोमेशन क्यूएस के लिए क्या हो सकता है, कोडिंग विल ऑलवेज बी देयर, लॉजिक बिल्डिंग विल ऑलवेज बी देयर। चाहे आप कोड खुद लिख रहे हो या कहीं से लिखवा रहे हो, एंड यूजर पर्सपेक्टिव रिक्वायरमेंट बेसिस पे कि ये रिक्वायरमेंट पे ये अलाइनमेंट के साथ ये टेक्स्ट दिखना चाहिए। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, फ्रंट एंड इंजीनियर्स के लिए ये टेक्स्ट इतना ऐसे दिखेगा, वो एआई नहीं कर सकता अभी। व्हाई? बिकॉज पर्सपेक्टिव मैटर करता है बहुत ज्यादा, ठीक है? कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा डेवलपर्स के लिए इस टाइम पे, जो कि एसडेट पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। प्लस टेस्टिंग नॉलेज, सिनेरियो क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन कि आपको कौन सा सिनेरियो कब ऑटोमेट करना है, उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे, ठीक है? अब कोई आपको बग मिला, एआई को नहीं पता कि उसकी सिवियरिटी क्या है। इट कैन जज सम बिट ऑफ इट, नॉट कंप्लीटली, ठीक है? बिकॉज एंड यूजर पर्सपेक्टिव नहीं है उसके पास। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। सो ऐसा मत करो कि आप एक जगह पे स्टेगनेंट हो। कीप ऑन लर्निंग। अगर आप क्यूए में भी हो तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ इन सब पर्सपेक्टिव जो मैंने डिफाइन करे, कि आप इजीली बाद में स्विच भी कर पाओ, प्लस अपने रोल में रह भी पाओ, इजीली मेंटेन कर पाओ बेसिकली। तो जब आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको?
फाइनल एडवाइस यही है कि अ, जहाँ हो, सपोज मैनुअल क्यूए में हो, तो अपने आप को ऐसा मत फील करो कि यू कैन नॉट लर्न, यू कैन नॉट स्विच। ठीक है, बहुत सारी जॉब पोस्टिंग्स आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज है स्विच करने के। ठीक है, तो डोंट फील यू कैनॉट ग्रो। ओके, यू कैन डू इट, बट यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। ओके, फर्स्ट थिंग, आप ऑटोमेशन में हो, लोग सोच रहे हैं कि मेरे को 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं कैसे आगे स्विच करूँ, क्या करूँ आगे। तो आप मैनेजरियल पोजीशन में जाओ, लीड पोजीशन में जाओ, डोंट गेट अफ्रेड, क्योंकि आजकल सीनियर रोल पे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू डू इट, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस उतना हो चुका है। आप जस्टिफाई कैसे करोगे सीनियर पोजीशन बनाओ। फिर सीटीसी इशूज आ जाते हैं, मैं 40 लाख के पैकेज पे हूँ, 12 साल के एक्सपीरियंस पे, और मेरे को अब सीटीसी बढ़ाना है बिकॉज मेरी डिपेंडेंसीज बढ़ गई है। राइट, सो वो भी कंसर्न आएंगे, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, मैनेजर में जाना पड़ेगा, सर्टिफाई हो जाओ, प्रोडक्ट ओनर में चले जाओ। ठीक है, थर्ड एडवाइस ये हो सकती है कि एआई या कोई भी एडवांसमेंट होती है इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली क्यूए के लिए, लोग सबसे पहले डर जाते हैं कि मेरी जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैनुअल क्यूए थे, आज के डेट में मैनुअल क्यूए है। राइट, मैनुअल क्यूए के बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग आई, सेलेनियम वेब ड्राइवर को 20 साल हो गए हैं, 2004 में आया था वो। ठीक है, 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में क्या मैनुअल क्यूए खत्म हुए? नहीं। मे बी नंबर ऑफ जॉब्स कम हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, जो कि अब एआई आएगा, नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगी, बट जो स्ट्रॉन्ग स्किल सेट वाले लोग हैं, जो जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपनी पोजीशन को, अपने एक्सपीरियंस को, दे विल नेवर गेट रिप्लेस्ड। सो अपने स्किल्स को, अपनी जॉब को जस्टिफाई करना सीखो। डोंट जस्ट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो मत करो किसी को भी, अपनी रिसर्च करनी सीखो। रिसर्च विल ओनली हेल्प यू टू सस्टेन इन द मार्केट, क्योंकि हर 4-5 साल में ऐसा मेजर डेवलपमेंट होती है टेक्निकल लोगों के लिए। डेवलपमेंट में भी क्यों है, हर 4-5 साल में ऐसी डेवलपमेंट होगी जो आपको लगेगा कि यार अब तो मेरी जॉब चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। नहीं जाती, कितने लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ले ऑफ्स हुए हैं, आई नो ले ऑफ्स हुए हैं। ठीक है, छोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में, हर जगह ले ऑफ्स हुए हैं, बट क्या सबकी जॉब चलेगी क्या? 100% लोग ले ऑफ होगा आईटी से? नहीं, 40% हुए होंगे, मे बी 60% अभी भी काम कर रहे हैं। राइट, सो that stability and confidence you should have in your mind, that is what I can say। और कभी भी स्किल्स को लेके ये मत सोचो कि मैंने एक चीज लर्न कर ली है तो अब यही मेरे को हेल्प करेगी आगे स्विच करने में, ये मत सोचो। कीप ऑन broadening your skill, again I'm repeating the same term, don't become master of any one skill, become jack of all। that is the most important thing right now to sustain in the market। थैंक यू सो मच जपनीत, आपने बहुत सारी ऐसे एडवाइस शेयर की, होप इससे लोगों को हेल्प करे। और आप ऑलरेडी टेस्टिंग कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज़ वेल। या थैंक यू सिद्धार्थ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लाइक डिस्कशंस काफी सारे करे हमने, लाइक आई थिंक चाहे एक बंदे को ही फायदा हो, एक को प्लीज कुछ ना कुछ फायदा हो, और वो जॉब स्विच या जो भी करंट सिचुएशन में है, इट मे हेल्प हिम। दैट इज व्हाट माय टारगेट इज। यही मोटिवेशन है हमारा पॉडकास्ट करने का, कि लोगों को इससे हेल्प मिले। एटलीस्ट 1% 2% भी चेंज हो रहा है तो हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल होगा। यस, यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सिद्धार्थ। ये तो, क्योंकि जितने पॉडकास्ट मैंने आपके अभी तक देखे हैं, सारे पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के पक्का आती है, मेरे लिए खास करके, जो कि मेरे को नहीं पता थी। सो वॉचिंग दिस इंटायर एपिसोड, सपोज आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का पॉडकास्ट करते हो, वो पूरा एपिसोड देखना वर्थ है, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेन सम इनसाइट्स। ऐसा पक्का होता ही होता है। मैंने अभी आपकी 10 वीडियोस देखी हैं आने से पहले, सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंटर मिला है जो मेरे को नहीं पता था। तो इट्स वेरी ग्रेट, यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच, मतलब आपसे ये आ रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ट्राई करता हूँ कि हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ नया निकल के आए, ताकि लोगों को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले उससे। ये तो आप कर ही रहे हो, मेरे से भी आई थिंक काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपने निकलवा ली है अच्छी। तो आई थिंक इट माइट हेल्प लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू सो मच अपने मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।